बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures। आप सबसे रेगुलर इंटरेक्शन चल रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में इस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन थी वो आपके सामने है। दैट इज़ आप घर बैठ के वीडियो लेक्चर्स से जितना भी पॉसिबल है गेन कर रहे हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, और जो भी आपका इसके हवाले से सिचुएशन और सीन है। अच्छा, हमने जो लेक्चर्स बेटा पढ़े, जो लेक्चर्स गो थ्रू किए, लास्ट टाइम जो लेक्चर हम चैप्टर 6 का हमने शुरू किया था, उस लेक्चर में वी वर स्टडिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। जब आप बैक्टीरिया की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहली आपने कैटेगरी पढ़ी दैट इज़ नोन एज बाइनरी फिशन, क्योंकि बैक्टीरिया में ना तो माइटोसिस होती है ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फिर आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? बाइनरी फिशन। बाइनरी क्या होता है? 2, और फिशन का क्या मतलब होता है? डिवीजन। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? डिवीजन इनटू 2। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियल सेल एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर डुप्लीकेट या डिवाइड और सब डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर को पिंच करता है, जिसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो दोनों आइडेंटिकल होते हैं किसके? पेरेंट सेल के। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर पढ़ा कि जनरेशन टाइम क्या होता है। क्या होता है जी? जनरेशन टाइम द इंटरवल बिटवीन the next या until the completion of next division is known as generation time। जनरेशन टाइम के अंदर 4 चीज़ें, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ या डिक्लाइन फेज़। लैग फेज़ क्या होता है? ये वो फेज़ है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है। देन बेटा लॉग फेज़, ये वो फेज़ है जिसमें रैपिड ग्रोथ हो रही, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है सेल। देन होता है स्टेशनरी फेज़, ये वो फेज़ है जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो जाते हैं, और सच इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, फिर आपके पास है डेथ या डिक्लाइन फेज़। इसमें ये होता है जैसे बहुत एक अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो ज़्यादा बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए हैं और कम बैक्टीरिया बच रहे हैं। देखिए, मैंने इस सारे को ग्राफिकली इस तरह कर दिया। ये ग्राफ आम आपको गूगल वगैरह के ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से नॉलेज के लिए इसको देख भी सकते हैं। वहाँ पे बनाना बोर्ड में इतना ज़रूरी नहीं होगा जितना समझना ज़रूरी है। ये देखें, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। देन लॉग फेज़ है, रैपिड ग्रोथ हो रही है। देन स्टेशनरी है जिसके अंदर कोई भी ऐसा ग्रोथ का प्रोसेस नहीं चल रहा। देन आप पहुँचते हो डेथ या डिक्लाइन फेज़ के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, उनका डेथ या डिक्लाइन रेट शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें नहीं होती सेक्सुअल। तो फिर कॉन्जुगेशन इसमें स्पेशल काइंड है, जिसमें क्या होता है कि 2 जेनेटिक वेरिएंट्स, वो कोई भी हों, उनको एक को डोनर का नाम दिया जाता है, दूसरे को रेसिपिएंट का, और ये दोनों अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, इससे क्या होता है? इससे नई जेनेटिक रिकम्बिनेशंस या वेरिएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी जो रेजिस्टेंस की कंडीशंस हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, वो भी डेवलप हो सकती है। नाउ बैक्टीरिया के रिगार्डिंग बेटा लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, और देखते हैं कि इस लेक्चर में इसको कितना कवर अप करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में से भी मुस्तकिल लॉन्ग और शॉर्ट आते हैं। ठीक है। नाउ बैक्टीरिया को इम्पोर्टेंस वाइज व्हेन यू क्लासीफाई इट, तो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू वेरियस इम्पोर्टेंसेस। दैट इज़ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस सबसे पहले, तो इसी को शुरू करेंगे। तो ये बताइए कि इकोलॉजी वर्ड होता क्या है? इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखना है कि बैक्टीरिया इकोलॉजी वाइज कैसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आर वेरी इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इनफैक्ट अगर कोई आपसे पूछ ले द रोल ऑफ डीकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया इज़ ओनली पैरेलल्ड बाय फंजाई, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये रोल आप पैरेलल कह सको या कर सको। सो दे आर
एबल टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किस में? साइकिल्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल, एक लिखा हुआ है फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल। देन देयर इज सल्फर एंड कार्बन। अच्छा, ये सब वो साइकिल्स हैं जो नेचुरली हमारे इकोसिस्टम में हर वक्त चलती चली जा रही हैं। ये वो साइकिल्स हैं जिसकी मदद से इन एलिमेंट्स का जो डेलिकेट बैलेंस है वो मेंटेन हो रहा है, और एज सच मेंटेन्ड ही रहता भी है, ठीक है, इन सब साइकिल्स की वजह से। खैर, ये तो थी इकोलॉजी के बैक्टीरिया माहौल के लिए कितने और क्यों साजगार हैं और वजह क्या है उसकी, ये बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं इसके बेसिकली। नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमी के ऊपर क्या असर है? 2 लाइंस हैं इसमें, वो पढ़ेंगे भी और इसके पॉइंट्स भी बनाएंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड, ड्रग, जिसमें देखें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स है, और बायोटेक्नोलॉजी है। सेकंड पॉइंट है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स। और लास्ट पॉइंट है, मैनी प्लांट पैथोजेंस एडवर्सली इफेक्ट द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में कि किस किस की इम्पोर्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 1 फूड, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स वो एजेंट्स होती हैं जो बेसिकली अगेंस्ट द बैक्टीरिया इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब इनको इस्तेमाल करते हुए इम्यूनिटी भी बॉडी में डेवलप की जा सकती है, और डेफिनेटली वैक्सीनेशन भी इसमें होता है, और बायोटेक्नोलॉजी का जो सारा प्रोसेस है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है। ये तो हो गई इसकी मेन इम्पोर्टेंस। इसके अलावा ये फूड्स, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखें, हार्मफुल एस्पेक्ट्स, वो क्या हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स? पहला बेटा हार्मफुल एस्पेक्ट है डिजीज़ेस। और जब भी याद रखिए, जब भी बैक्टीरियल डिजीज़ेस कॉज होती हैं तो ये ना सिर्फ डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ये फूड को स्पॉइल भी कर सकते हैं। और इसमें फूड स्पॉइलेज के अंदर एनिमल पैथोजेंस भी यूज़ होते हैं या इस्तेमाल होते हैं, या आप समझ लो कॉज करते हैं, और प्लांट पैथोजेंस भी, ठीक है। गर्ज है कि जो डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो जहाँ पे उनके कोई ना कोई यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे उनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये होगी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब आ जाएं इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस पे। व्हाट इज़ दैट मेडिकल इम्पोर्टेंस? मेडिकल इम्पोर्टेंस वाइज 2 लाइनें पढ़ भी दूँ। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस। व्हाट डज दैट मीन? पैथोजेंस, disease causing organisms. Approximately 200 species are known to cause disease in humans. वैल्यू मार्क कर लीजिए, 200 स्पीशीज़ हैं जो बीमारियां कॉज करती हैं इंसानों में। इसका मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ कितनी होंगी? डेफिनेटली वो भी 200 ही होंगी ना। तो जो नॉर्मली इस किताब में जो आज से 20 साल पहले लिखी गई थी उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। मैनी बैक्टीरिया नॉर्मली इनहिबिट द बॉडीज़ ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। और जब वो इन बॉडीज़ को इनहिबिट करते हैं तो डेफिनेटली फिर वो, चूँकि वो इनका हैबिटेट होता है ना, यहीं पे ये रह रहे होते हैं, तो फिर वहीं पे डिजीज़ भी कॉज करते हैं और उस बॉडी को कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। गर्ज है कि इन शॉर्ट ये है कि बैक्टीरिया की ये इम्पोर्टेंसेस हैं। अब चूँकि बैक्टीरिया के साथ इतने सारे मसाइल हैं और इतनी सारी टेंशन्स हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, वो क्या है? एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो इसमें वेरियस मेथड्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं वो 2 हैं। टॉपिक का नाम है, बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया,
और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में पहले तो इंट्रोडक्शन इसकी देख लें। इसमें से ज़रूरी नहीं कि रट्टा मारते रहें किताब को बैठ के, अपने वर्ड्स में समझ के भी लिखा जा सकता है। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ एसेंशियल इन होम इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड्स। ठीक है, माइक्रोब्स का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ घरों में, इंडस्ट्री में, इसके अलावा मेडिकल फील्ड्स में भी। कैसे? बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिजीज़। आप बीमारी को रोक भी सकते हो और उसका क्योर भी कर सकते हो। स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कैन बी इनहिबिटेड बाय कंट्रोलिंग द माइक्रोब्स। ठीक है, फूड स्पॉइलेज और बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी आप माइक्रोब्स को कंट्रोल कर सकते हो इसकी बेस के ऊपर। अब चूंकि आपने माइक्रोब्स को कंट्रोल करना है और ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आता है, एक्सप्लेन सर्टन फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो पहले फिजिकल मेथड देखते हैं, फिर बेटा केमिकल मेथड देखेंगे। फिजिकल मेथड का मतलब ही क्या है कि ऐसी टेक्निक्स जिनसे फिजिकली आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हैं फिजिकल मेथड्स। तो इन दिस स्टीम, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन आर यूज टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिसके ऊपर हमने अब ये पढ़ना है। पहला वर्ड है स्टरलाइजेशन। व्हाट इज स्टरलाइजेशन? डेफिनेशन भी पढ़ ले किताब से और वैसे भी देख ले। द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मुख्तलिफ फ़िज़िकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। और इस प्रोसेस में ये क्या है बेसिकली, इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म्स। यानी कि आप टेम्परेचर इसका नोट कर लो, 120 एंड अबव डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर के ऊपर हर चीज़, हर माइक्रोबियल ग्रोथ रुक जाती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब्स इज नोन एज स्टरलाइजेशन प्रोसेस, द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड, हाई टेम्परेचर इज़ यूजली यूज्ड इन, ये सेकंड हेडिंग बना लें, हाई टेम्परेचर यूजली यूज्ड इन लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स। और इसमें फिर आप दो हेडिंग्स बनाएंगे, एक बनाएंगे ड्राई हीट और दूसरी बनाएंगे मॉइस्ट हीट। सबसे पहले देख लें ड्राई हीट क्या होती है। तो ड्राई हीट क्या होती है ये आपको पढ़ भी दूँ इसमें से। ड्राई हीट कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इट कॉजेज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। एंड किल्स देम। तो बेटा ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी हीट जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो वो ड्राई हीट है, ऑक्सीडेशन करवाती है और अल्टीमेटली जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो ब्रेक कर जाते हैं और वो माइक्रोब्स मर जाते हैं। मॉइस्ट हीट क्या करती है? कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ माइक्रोब, और डेफिनेटली ये भी उनको मार देती है। तो दोनों पॉइंट्स नोट कर लें। मॉइस्ट हीट कॉजेज कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स द माइक्रोब्स। ड्राई हीट डज व्हाट? कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रोब्स एंड किल्स देम। यहीं पे मामला ख़त्म नहीं हुआ, इसके अलावा यूज़ ऑफ थर्ड टेक्निक होगी इसमें, यूज़ ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, यूज़ ऑफ रेडिएशंस। अब हाउ इज़ दैट डन? रेडिएशंस को यूज़ करते हुए सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव इन किलिंग द माइक्रोब्स। सर्टन रेडिएशंस बिलो कितना? 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव, ठीक है, इन किलिंग द माइक्रोब्स। तो इसको आपने नोट भी कर लेना और बना भी लेना इसको।
अच्छा, इसमें जो मेन आप समझ लो जो रेज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं उनका नाम है गामा रेज़, गैमा भी बोलते हैं। दे आर इफ़ेक्टिव इन स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होता है? हीट फॉर्म से डिस्ट्रक्शन करना। तो ये थर्ड तरीका है। नेक्स्ट फोर्थ तरीका, हेडिंग्स बना लें सारी। यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। इसमें क्या होता है यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर में? इसमें हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक्स, सीरास, हार्मोन्स एक्सेट्रा कैन बी स्टरलाइज्ड बाय मीन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। अच्छा, हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स के कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे। सीरा, हार्मोन, मुझे सिर्फ वर्ड्स के मतलब बता दें इसलिए मैंने लिखे हैं। एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंसेज हैं जो बैक्टीरिया को मार रही होती हैं। सेकंड वर्ड है सीराज, वो क्या होते हैं बेटा? प्लाज्मा में से, जो ब्लड प्लाज्मा उसमें से फिब्रिनोजिन को माइनस कर दो तो जो बाकी बचता है उसको सीरम बोलते हैं। और थर्ड यहाँ पे क्या है? हार्मोन्स, वो चीज़ें हैं बेसिकली जो बॉडी में केमिकल मैसेंजर्स के तौर पे एक्ट करती हैं। तो ये सब हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स हैं जिनको अगर हीट से सही करने की कोशिश करो ना माइक्रोब फ्री, तो वो नहीं होते। इसलिए फिर उनका तरीका क्या बनाया लोगों ने, जो बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं स्पेशली, उन्होंने इनकी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन शुरू करवा दी। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन क्या होता है? फ़िल्टर करने का तरीका। अच्छा, ये आपके पास है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। इस कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये आ जाता है एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन टेक्निक है, हीटिंग अबव 120 एंड अबव। देन ड्राई हीट है जो ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन कॉज कर देती है और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ख़त्म हो जाते हैं इसमें। और जो मॉइस्ट हीट है वो कोगुलेट करवा देती है प्रोटीन्स को और उनको मार देती है। देन यूज़ ऑफ रेडिएशंस है। सर्टन रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर आर इफेक्टिव, और इसमें मैंने गैमा रेस का आपको बताया, वो आपने लाजमी करना है। और उसके बाद आपके पास लास्ट है यूज़ ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हैं और हार्मोन्स हैं। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ एक्सप्लेन वेरियस केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स आपने उम्मीद है बना ली होंगी, इनको बेटा मिस नहीं करना। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे एंड फॉर दिस लेक्चर इज़ एक्सप्लेन वेरियस केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें, ये बोर्ड का लॉन्ग है। अगर ये आ जाता है तो इसमें हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अब देर आर वेरियस केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है जी? एंटीसेप्टिक्स, these are the chemical substances which are used on living tissues to inhibit the growth of microorganisms। तो ये क्या हैं? केमिकल्स हैं। किस पे यूज़ हो रहे हैं? लिविंग टिश्यू पे। और क्या कर रहे हैं? डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा, कॉमनली जो आपके जहन में आता है वर्ड सुनते ही एंटीबायोटिक, वो क्या आता है? वो आता है डिटोल। नाम सुना है सब ने? डिटोल की बोतलें घर में पड़ी होंगी। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही शॉर्ट है और हर बंदे की कोशिश है वो अपने हाथ साफ़ रखे, अपने आप को नीट क्लीन रखे, तो डिटोल का इस्तेमाल वैसे ही बढ़ गया। अच्छा, डिटोल होता क्या है? नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्लोरोजाइलिनोल, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग। ये एंटीसेप्टिक लिक्विड है। जैसे आपने हाथ धोए तो आपने थोड़ा सा वो हैंड सैनिटाइज़र में डिटोल डाल लिया या पानी में डिटोल डाल लिया, उससे आपने नहा लिया या हाथ धो लिए, तो क्या होगा? जो भी माइक्रोब कांटेक्ट में आएंगे उसके साथ वो उनको मार देगा। ठीक है, तो लिविंग सेल्स के लिए जो यूज़ होता है वो आपके पास क्या है? एंटीसेप्टिक लिक्विड डिटोल। नंबर 2 disinfectants। What are disinfectants? These are the chemical agents which are used to control the microbes on non-living surfaces। Very important। ठीक है, disinfectant क्या होते हैं?
chemicals used to control the microbes on नॉन लिविंग सरफेस, इसको बोलते हैं आप डिसइनफेक्टेंट। ठीक है, नॉन लिविंग सरफेस क्या मतलब, ऑपरेशन थिएटर जैसे होता है, वहाँ पे अगर माइक्रोब्स होंगे और किसी को आप हर्निया का ऑपरेशन कर रहे हैं या स्टमक का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका स्टमक ओपन किया हुआ है, ब्लड फ्लो कर रहा है और वहीं पे माइक्रोब्स भी फिर रहे हैं, तो क्या होगा, उसको शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा जिसका सर्वाइवल इंसान का मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये लाइंस पढ़ भी दूँ, द इम्पॉर्टेंट केमिकल एजेंट्स यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन आर, दो वर्ड्स हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, दो चीज़ें, एक ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। एग्जांपल्स देखें, हैलोजेंस एंड फिनोल्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर मैग्नेट, अल्कोहल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नाम जो बहुत कॉमन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फिनोल, नाम सुना है इसका आप लोगों ने, फिनोल, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में पहले इसी से इस्तेमाल किया जाता था, इसी को KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पिंकी भी बोलते हैं इसको। देन H2O2, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन में तो डायरेक्टली रोल नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के काम आते हैं। और वो किस पे फिर इस्तेमाल होते हैं, डेफिनेटली दे आर यूज्ड ऑन, फिर बोल रहा हूँ, नॉन लिविंग सरफेस या मटेरियल। और उसमें ऑपरेशन थिएटर सर फेरिस्त होगा हमेशा। या कोई आपको कहता है कि इस कमरे को सैनिटाइज़ कर दो, तो सैनिटाइज़ कैसे करोगे, इस कमरे के दरवाजे का जो हैंडल है, इसके जो लॉक्स हैं, उसके ऊपर डिटोल या जो भी है उसको स्प्रे करोगे, और स्प्रे करने के बाद फिर उसको मल्टीपल जो आप वेज़ हैं, मतलब जो मल्टीपल इसमें आप देख रहे हो जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक फिर इसको आप इस्तेमाल करके तो इसको फिर सैनिटाइज़ कर लोगे। थर्ड एंड द लास्ट इज़ द यूज़ ऑफ chemotherapeutic agents plus the antibiotics। ठीक है, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, वो एजेंट्स जो थेराप्यूटिक मेंटेन करते हैं, इसका मतलब जो बॉडी का इन्हेंस करते हैं नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। और वो क्या है नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म, इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं, नेचुरल डिफेंस को। ठीक हो गया, एक बात होगी इसके अंदर। अच्छा, मैं ये लाइंस बेटा पढ़ भी दूँ आप सबके लिए। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। तीन वर्ड हैं यहाँ पे, कौन से, दे आर सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। सल्फोनामाइड हो, टेट्रासाइक्लिन हो, पेनिसिलिन हो, ये सब एंटीबायोटिक एजेंट्स हैं जो ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू वाला अगर बाहर से अप्लाई करना है तो डिटोल, इसका ये मतलब नहीं कि डिटोल पीना शुरू कर दें हम लोग। अगर अंदर बॉडी के इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, जिनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स को मैट्रिक में आपने क्लासिफाई किया था, मैं वही रिपीट कर दूं। एक है माइक्रोबिसिडल और सेकंड है माइक्रोबिस्टैटिक। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स ज़रा क्लियर कर लें, मेरा ख्याल आपको बहुत सारे बच्चों को इस वक्त ये आते भी होंगे। माइक्रोबिसिडल वो होती हैं जो नाम ही शो कर रहा है, सिडल मीन्स वो जो किल करने की एबिलिटी रखती हैं। तो दोज एंटीबायोटिक्स विच किल द माइक्रोब्स इमिडिएटली। ठीक है, वो जो माइक्रोब्स को किल कर देती हैं।
उनको बोलते हैं माइक्रोबिसिडल। और वो जो किल नहीं करती, डिक्रीज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज एज वेल एज ग्रोथ, उनको माइक्रोबिस्टैटिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब ज़रा गौर से सुन लें, वो जो माइक्रोब्स को मार दे वो माइक्रोबिसिडल्स होती हैं। आजकल के दौर में फ्लोरोक्विनोलोन हाई क्लास ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं बेसिकली किलिंग के लिए, और वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक दें और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी रोक दें तो उसको बोलते हैं माइक्रोबिस्टैटिक। सही है, तो दे मेंटेन बैक्टीरियल पॉपुलेशन साइज। ठीक है, बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन का साइज़ है, यानी कि फ़र्ज़ करें एक जगह पे 10,000 बैक्टीरिया जो इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन साइज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और एज सच फिर मेंटेन भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। लास्ट लाइंस 93 के ऊपर, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स वेरी, डैमेज कैन रिजल्ट इन मेल फंक्शंस इन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स। कह रहा है कि अगर मेल फंक्शन हो जाए सेल का, इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा, उसकी सेल वॉल या मेम्ब्रेन या एज सच इस तरह के डिफरेंसेस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो एक डिफरेंट वे में एग्जिस्ट करेगा। अब बेटा ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन थे बोर्ड के, ज़रा मैं आपको इन दोनों को एक दफ़ा फाइनली एलेबरेट कर दूँ और क्लियर कर दूँ। ये आपके पास है केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। इसमें सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, वो एजेंट्स जो लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करते हैं और ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक देते हैं, उनको एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं। डिटोल जैसे है, क्लोरोजाइलिनोल इसको बोलते हैं, एंटीसेप्टिक लिक्विड है। सेकंड है डिसइंफेक्टेंट, वो एजेंट्स जो नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब रोक देते हैं, उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस आ जाती हैं, जिसमें फिनोल है, पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल्स को रोक देते हैं। और डिसइंफेक्टेंट्स हमेशा नॉन लिविंग मटेरियल्स के ऊपर या सर्फेसिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। मुझे ना इस डेफिनेशन इसकी सुनानी आपको सबसे पहले ज़रूरी है, वो ज़रा सुन लें। दोज केमिकल एजेंट्स which are responsible for maintaining therapeutics as well as the natural defense mechanisms of the body are called chemotherapeutic agents। आपका गला ख़राब है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, आप एमॉक्सिल के कैप्सूल खा लोगे। आपका गला ख़राब है या आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आप ऑगमेंटिन टैबलेट यूज़ करोगे। ये सब क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रही हैं